Please like and subscribe my channel Josna Classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सार्वजनिक ग्रेड के बारे में बताया था और आज मैं सार्वजनिक ग्रेड के उद्देश्य व महत्व इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो इसमें उद्देश्य व महत्व में पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक विपत्तियों से समाज की रक्षा करना। ठीक है, सार्वजनिक ऋण के जो उद्देश्य या महत्व, हम दोनों मतलब एक ही चीज होती है। उद्देश्य की वो सार्वजनिक ऋण किस उद्देश्य से लिए जाते हैं और महत्व मतलब उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीजें हुई। ठीक है, तो प्राकृतिक विपत्तियों से समाज की रक्षा करना। ठीक है, तो सार्वजनिक ऋण का मुख्य उद्देश्य समझ लो या महत्व। प्रत्येक सामाजिक शासन पद्धति में प्राकृतिक विपत्तियां कौन कौन सी, जैसे बाढ़, अकाल, भूचाल, महामारी जैसे कोरोना वायरस, ठीक है आप समझ सकते हो उसको, आदि से समाज की रक्षा करना सरकार का प्रमुख क्या है, कर्तव्य होता है। तो यदि सरकार के पास पर्याप्त कोष नहीं है तो भी ये दायित्व बनता है सरकार का या गवर्नमेंट का कि वह समाज की रक्षा करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो ऋण लेके करे चाहे कैसे भी करे, लेकिन समाज की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। ठीक है, नंबर 2, शत्रुओं से रक्षा हेतु। देखो कई आक्रमण होते हैं, कभी कुछ होता है। ठीक है, शत्रुओं से मतलब है पड़ोसी देशों से आप में कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, आधुनिक समय में जो सरकार समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, ठीक है, जो सरकार, अगर हमारी सरकार जो भी बनी है इस टाइम, ठीक है, अगर वह हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करती तो वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। ठीक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, सुरक्षा। हमारे देश में जो भी सीमा पर ले लो या कैसे भी ले लो, मतलब जब हमारे देश की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तो हर इंसान के मन में ये होता है कि हमें क्या कहते हैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सरकार का काम होता है कि वह कैसे हम अपने देश की रक्षा करे। तो अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सारे के सारी जनता क्या करती है, उनको हीन दृष्टि से देखती है। ठीक है, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार, देखो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जो हमारी शासन व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें क्या होता है, सरकार जनता की, ठीक है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। कहने का मतलब है कि जनता ही शासन करती है और जनता के ही द्वारा शासन होता है। और किसके लिए होता है शासन, जनता के लिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र। ठीक है, इसलिए सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, समाज को अधिकतम लाभ, मतलब हर कंडीशन में जनता को क्या प्राप्त करना चाहिए, मतलब प्राप्त करवाने का उनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। ठीक है, नंबर 3 टॉपिक है उत्पादन कार्यों के संपादन के लिए। ठीक है, मतलब देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, कोयला, तेल, वनस्पति, या मतलब प्राकृतिक संसाधन आप समझ रहे हो, जो चीज प्रकृति में अपने आप उपलब्ध हो जाती है हमें। ठीक है, जिसको हम अपने लिए प्रयोग में करते हैं। ठीक है, तो देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विदोहन करने या देश की आर्थिक विकास व उत्पादन कार्यों के लिए राज्य क्या प्राप्त करता है, ऋण। जो भी देश में साधन है उनको निकालने के लिए या उनको प्रयोग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए होता है, हमें धन चाहिए होता है, और धन हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, ऋण लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सरकारी। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन व सार्वजनिक कार्यों के संपादन के लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी सरकारी उद्योग हैं, ठीक है, या कोई भी संस्था है ऐसी जो सरकारी है, ठीक है, और जो भी सरकारी कार्य है उन सबको करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे देश में इनकम टैक्स या जो भी हमारे कर होते हैं, ठीक है, टैक्स से ही तो हमारी इनकम होती है, तो टैक्स आते आते पूरा साल गुजर जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन सरकार को जो खर्च करना पड़ता है वो साल के शुरू से ही करना पड़ता है, तो वो किससे पूर्ति करती है, ऋण से। ठीक है, तो समाजवादी, अगला टॉपिक है हमारा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए। ठीक है, वर्तमान में समाजवादी समाज, अब आप देखेंगे आगे इसमें क्या है, वर्तमान में अधिकांश सरकारों की प्रवृत्ति समाजवादी समाज की स्थापना की ओर है। ठीक है, इस उद्देश्य से सरकार उद्योग व व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरे देश में क्या हो, समाज एक अच्छे से रह सके। ठीक है, उस पर सरकार का क्या हो, आधिपत्य हो और उसका चालन
अच्छे ढंग से सरकार कर सके, ठीक है, और उनको संचालन भी स्वयं करती आ रही है, ठीक है। परंतु आधुनिक उद्योगों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं उद्योग, उनके लिए क्या होगी, बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। मशीनें क्या होती हैं, विदेशों से आती हैं, ठीक है, और उनको उसमें काम करने वाले इंजीनियर्स, उनकी सैलरी, सब कुछ बहुत ही महंगा होता है, ठीक है, जिसकी पूर्ति सरकार किससे कर सकती है, केवल ऋणों के द्वारा ही कर सकती है, ठीक है। अगला है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक सरकार शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और आवास आदि सब क्या होते हैं, देखो, शिक्षा प्राप्त करवाना जनता को, चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करवाना, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करवाना, और आवास मतलब रहने के लिए घर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कल्याणकारी, मतलब जिससे हमारा कल्याण होता है, ठीक है। तो इन सब योजनाओं पर अधिकाधिक क्या करती है, गवर्नमेंट व्यय करती है। आपको लगता होगा गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पैसे से पूर्ति हो सके, सरकार उसके लिए क्या करती है, ऋण लेती है, ठीक है। अगला क्या है, प्रशासनिक कार्यों की व्यय पूर्ति करने हेतु सरकार वर्ष के प्रारंभ में ही व्यय करना पड़ता है, ठीक है, सरकार को। परंतु करारोपण द्वारा, मतलब जब वो टैक्स आरोपित करती है जनता पे, ठीक है, उसको करारोपण कहते हैं, जो आय प्राप्त होती है वह उस वर्ष के अंत में उपलब्ध हो पाती है, ठीक है। अतः वर्ष के प्रारंभ में धन के अभाव में सरकार ऋण लेकर व्यय कर देती है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रारंभ से ही जब वो खर्च करेगी तो क्या करेगी, वो वर्ष के क्या कहते हैं, अंत में उसको प्राप्त होगा, तो प्रारंभ में वो क्या कर देगी, ऋण लेकर व्यय कर देगी, ठीक है। तथा वर्ष के अंत में आय प्राप्त होने पर उसका क्या कर देती है, भुगतान कर देती है, उसको चुका देती है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अगला टॉपिक है लोक मत के अनुकूल बनाने के लिए, ठीक है। सरकार को लोक मत मतलब सरकार को ये भी दिखाना है कि वो अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है। लोक मत को अनुकूल, अपने आप को अच्छा दिखाना है कि जो सरकार बनी हुई है वो उनके अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। सरकार को ऋण उस समय भी लेना पड़ता है जब नागरिकों को कर देने की सामर्थ्य नहीं होती, ठीक है। जब कभी ऐसी आपदा भी आ सकती है, जैसे अभी आई है, तो अभी जब व्यक्ति कमाएगा नहीं इस लॉकडाउन में, या जो भी आप कह सकते हो, ऐसी कोई भी आपदा, युद्ध के समय, क्षति के समय, जब कमाएगा नहीं तो वो टैक्स कैसे भरेगा, ठीक है। तो उस समय लेकिन गवर्नमेंट को उनके लिए खर्च तो करना ही है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, अधिक करारोपण लगाएगी, तो क्या होगा, शांति भंग हो जाएगी, मतलब जनता में आक्रोश आ जाएगा कि जब हम कमा नहीं रहे तो हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। तो तब क्या करती है गवर्नमेंट, उनको छूट देके अपना खर्च किससे चलाती है, ऋण से, ठीक है, समझ गए। अगला है आर्थिक स्थिरता हेतु, स्थिरता प्रदान करने के लिए, ठीक है। आजकल सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य केवल क्या है, केवल धन प्राप्त करना नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेसर लर्नर के शब्दों में हम सुन लेंगे कि सार्वजनिक ऋण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त ना होकर आर्थिक जीवन को संतुलित बनाना है, ठीक है। मतलब जो भी गवर्नमेंट या हमारी सरकार ऋण प्राप्त करती है उसका प्रमुख उद्देश्य यही नहीं होता है कि गवर्नमेंट को धन प्राप्त होगा, ठीक है, बल्कि ये होता है कि जो भी हमारा जीवन है, आर्थिक जीवन, मतलब धन से रिलेटेड जो जनता का जीवन है वो संतुलित होना चाहिए, मतलब उसको सब कुछ आसानी से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और राजनीतिक मित्रता हेतु, देखो कभी कभी ऋण हम मित्रता के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हाँ, वो कोई भी मतलब कोई भी देश ले लो, हमारी हेल्प करना चाहता है, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। आपस में क्या होता है, समझौता होगा, आपने सुना होगा समझौते पे हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री ने, ठीक है, तो समझौता के उस पे भी ऋण लिया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में मित्रता का मधुर संबंध बनाना भी है। सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के द्वारा जनता में पारस्परिक सहयोग और निर्भरता, भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि हमें पता है कि हमें उस पड़ोसी देश से हमने ऋण लिया है, तो हमें उसके प्रति एक अच्छा भाव उत्पन्न होगा, मतलब हमारे माइंड में होगा कि वो देश हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको अच्छा मानने लग जाते हैं। तो जनता को ये भी समझना होगा कि किस हिसाब से ऋण लिया जाता है और किस हिसाब से ऋण का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, जो भी है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऋण जो लेना है,
ऋण जो भी सरकार लेती है, ठीक है, उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हमारे देश के लिए आर्थिक व्यवस्था को संतुलित बनाना और जो भी कार्यकलाप है सही ढंग से करना। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ऋणों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो ऋणों का वर्गीकरण हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, देखिए मैंने बनाया है। आप देखिए सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण मुख्य 5 वर्गों में हुआ है और उसके भी उपभाग हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया। देखिए 5 जो तत्व टॉपिक हैं, समय की दृष्टि से, शोधन की दृष्टि से, दृष्टिकोण से, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, स्वभाव के दृष्टिकोण से, स्रोत के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये सब सार्वजनिक ऋणों के वर्गीकरण है, मतलब कैसे कैसे ऋण लिए जा सकते हैं, एक समय के दृष्टिकोण से, शोधन के दृष्टिकोण से, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, स्वभाव के दृष्टिकोण से और स्रोत के, मतलब 5 तरीकों से हम ऋण लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, समय के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसके अंदर इसके 2 भाग है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्पकालीन ऋण। ये क्या होता है, देखिए निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन, निश्चितकालीन या अल्पकालीन ऋण वे होते हैं। अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, निश्चित होगा जितने भी समय होगा। ठीक है, ऋण वे ऋण होते हैं जो 1 वर्ष के भीतर ही चुका दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि 1 वर्ष। ठीक है, अगर कभी कभी 1 वर्ष से ज्यादा भी समय हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, ये नहीं कि आप 10-20 वर्ष इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्पकालीन ऋण। दूसरा टॉपिक है हमारा दीर्घकालीन ऋण, इसी का पार्ट है। ठीक है, इसके 2 भाग है समय की दृष्टिकोण से, एक हम थोड़े समय के लिए ले सकते हैं, एक हम लंबे समय, दीर्घ समझ रहे हो, लंबा समय। ठीक है, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण का मतलब दीर्घ आप समझ रहे हो, लंबे समय के लिए। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण वे ऋण होते हैं जो 1 वर्ष के पश्चात चुकाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी अवधि क्या होती है, 1 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, समझ गए। अब अगला लेते हैं हम शोधन के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये भी 2 टाइप के होते हैं, शोध ऋण और अशोध ऋण। ठीक है, अब शोध ऋण क्या होता है, देखो समझिए। शोध ऋण वे ऋण होते हैं जो भविष्य में एक निश्चित अवधि के उपरांत देय होते हैं, मतलब उनकी एक निश्चित अवधि होती है भविष्य में, उसके बाद ही वो देंगे, उससे पहले उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई ऋण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब। ठीक है, शोध ऋण कहलाते हैं। इस प्रकार के ऋण समय के दृष्टिकोण से दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन भी हो सकते हैं, मतलब इन दोनों का मिला जुला रूप भी हो सकते हैं। कर का भार इन ऋणों में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने समय तक इसके बारे में बात नहीं की जाती है, वो समय का ब्याज भी देना पड़ता है, मतलब जितना ऋण दिया है उतना ही उसको ब्याज देना पड़ता है एक तरीके से। ठीक है, 10 साल का होगा या 20 साल का, जितना भी होगा, तो 20 साल तक बात नहीं होगी ऋण देने के बारे में, लेकिन उसका ब्याज लिया जाएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक है, अगला है अशोध ऋण। अशोध ऋण देखो क्या होता है, अशोध ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें चुकाने के लिए कोई वचन नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता है, परंतु इन पर एक निश्चित दर से सरकार को ब्याज दिया जाता है। मतलब एक परसेंटेज तो होता है, जैसे 1% भी ले सकते हो आप, 2% भी ले सकते हो, सरकार लेती है ऋण। ठीक है, लेकिन उसको चुकाने के लिए कोई वचन नहीं दिया जाता है आपके पास, जब हो सके आप तब उसको चुका सकते हो और आपका ब्याज उस रेट से बढ़ता ही जाता है। ठीक है, अगला है देखो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। अब उत्पत्ति मतलब किसी भी चीज का पैदा होना, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, बनना। तो इसके भी 2 भाग हैं, उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण क्या होता है, देखो उत्पादक ऋणों की श्रेणी में, उत्पादक ऋणों की श्रेणी में ऐसे ऋणों को रखा जाता है। ठीक है, ये वे ऋण होते हैं जिनसे प्राप्त धन ऐसे उपक्रमों अथवा योजनाओं में लगाया जाता है, मतलब ऐसी योजनाओं के लिए लगाया जाता है जिनकी आय से ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जा सके, मतलब इनसे जो भी आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, उनके ब्याज और मूलधन का प्रयोग कहाँ किया जा सके, भुगतान किया जा सके। ठीक है, सिंचाई योजनाएं इसमें कह सकते हो आप। ठीक है, यातायात सेवाएं कह सकते हो, सरकारी कारखाने कह सकते हो। ठीक है, जिनकी ऋण की राशि क्या होती है,
जिनकी ऋण की राशि का प्रयोग किया जाता है, और विप्रायक उत्पादक ऋण होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन के क्षेत्र में इनको लगाया जाएगा, ना कि स्थिरीकरण के। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते आपके घर बनाने के लिए हमने ले लिया। ठीक है, ऐसी योजनाएं जिनसे लगातार लगातार धनार्जन होता रहे। ठीक है, अगला देखो, उन अनुत्पादक ऋण। ठीक है, अनुत्पादक ऋण क्या होता है? इसमें कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, वे ऋण होगी। ठीक है, अनुत्पादक ऋण वे ऋण होते हैं जिनके उपयोग से राज्य को कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक आय प्राप्त नहीं होती, मतलब वो जहां भी वो पैसा लगाएगा उससे रिटर्न में पैसे प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, और कहने का मतलब है जैसे कि अभी आप समझ सकते हो युद्ध के व्यय। ठीक है, और दूसरा अकाल महामारी, जैसे आप अभी समझ सकते हो लॉकडाउन कोरोना वायरस में जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, क्या उससे कोई रिटर्न प्राप्त होगा? नहीं, वो केवल गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। ठीक है, जो भी वो सुविधाएं दे रही है उसको क्या हो रही है? केवल खर्च हो रही है, उसमें रिटर्न कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अगला देखो, स्वभाव के अनुसार। ठीक है, स्वभाव के दृष्टिकोण से कौन से होते हैं? नंबर 1, ऐच्छिक ऋण। ऐच्छिक का मतलब है हमारी इच्छा अनुसार। ठीक है, ऐच्छिक ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से देता है और सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नागरिक की इच्छा पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, अगला क्या है? बलात् या अनिवार्य ऋण। ठीक है, बलात् और अनिवार्य एक ही चीज होती है। ठीक है, कंपल्सरी डेबिट्स, आप यहाँ पे ये कह सकते हो, इसको क्या कहेंगे? कंपल्सरी डेबिट्स। बलात् ऋण वे ऋण है जो सरकार अपनी राजनीतिक सत्ता के प्रयोग से नागरिकों से बलपूर्वक वसूल करते हैं, मतलब अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपके किसी वस्तु से उसको कब्जे में करके उस ऋण का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जिससे आप कभी कभी नीलामी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कुर्की हो जाती है घरों की। ठीक है, ये वही चीज है, इसीलिए गारंटी रखी जाती है। जब आप ऋण लेते हो गवर्नमेंट से तो वहां पे बताया जाता है कि आपके पास इतनी संपत्ति है, अगर आप ऋण चुकाने में असमर्थ होगे तो आपकी वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अगला है स्रोत के दृष्टिकोण से। ठीक है, स्रोत के दृष्टिकोण से क्या हुआ? देखो, नंबर 1, आंतरिक ऋण। ठीक है, जो ऋण देश के नागरिकों से ही लिए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक ऋण मतलब अंदर, आप समझ रहे हो, देश के अंदर ही जो ऋण देश के नागरिकों से ही लिए जाते हैं वे आंतरिक ऋण कहलाते हैं। कभी कभी हमारे देश में क्या होता है, कुछ लोग सक्षम है ऋण देने में। ठीक है, गवर्नमेंट को ये कह सकते हो आप। ठीक है, इसलिए जैसे आंतरिक ऋण को हम थोड़ा अच्छे करके समझेंगे। ठीक है, जो ऋण देश के नागरिकों से ही लिए जाते हैं वे आंतरिक ऋण कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक ऋण जो देश के नागरिकों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं वे निश्चित और अनिश्चित, निश्चित भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार के आंतरिक ऋण रुपया ऋण भी कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक ऋण लेना उसी समय अच्छा होता है जबकि देश के नागरिकों के पास क्या हो? पर्याप्त धन हो, ताकि एक और व्यक्तिगत व्यवसाय और उपक्रमों में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होती रहे और दूसरी ओर सरकार को आवश्यक राशि उपलब्ध हो सके। ठीक है, मतलब उसका कार्य भी बंद ना हो। जैसे कोई उद्यमी है, टाटा बिरला अंबानी, इनकी बात हो रही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट को ऋण देके इतने गरीब हो जाए कि उनका जो काम चल रहा था वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, उनका जो उत्पादन है वो भी चलता रहे, मतलब उनका एक्स्ट्रा धन गवर्नमेंट लेती है जो उनका शायद बैंक में पड़ा है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। और दूसरी ओर सरकार की आवश्यक राशि उपलब्ध हो सके, परंतु यह निश्चित कर पाना कि देश में नागरिकों के पास उधार देने हेतु आंतरिक धन है या नहीं, कोई सरल कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जो धन है उसको छुपाते हैं। आपको पता है, कोई भी अपने धन का सही डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट को नहीं देता है। ठीक है, अगला समझते हैं हम इसमें आंतरिक ऋणों का भार। जो भी आंतरिक ऋण होते हैं उनका क्या भार होता है सरकार पे। ठीक है, आंतरिक ऋणों से देश का धन देश के ही भीतर रहता है। ठीक है, मतलब देश के ही पूंजीपतियों से धन लेकर देश के कामों में प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार आंतरिक ऋण से देश के भीतर धन का पुनर्वितरण होता है, मतलब उनने कहाँ से कमाया होता है? देश से ही कमाया होता है, और उधार भी किसको देते हैं? देश को ही देते हैं। और देश किस पे खर्च होता है? हम ही पे खर्च करता है। ठीक है, इसलिए धन ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पड़ता है, मतलब देश की इनकम जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसी धन को उलट पुलट के वहीं पर खर्च किया जा रहा है। जहां तक आंतरिक वास्तविक भार का प्रश्न है
वह इस बात पर निर्भर करता है कि ऋणों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, और उन्हें कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, मतलब कहाँ से प्राप्त, किस किस से प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। अगला आता है इसी का दूसरा टॉपिक, बाह्य ऋण, ठीक है। मैंने कहा था इन दोनों को मैं अच्छे से समझा देती हूँ। बाह्य ऋण क्या होता है? जो ऋण अन्य देशों के नागरिकों से बैंक अथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। विदेशी भी हमें ऋण दे सकते हैं, ठीक है। नागरिक, ऐसा नहीं कि वहां का देश ही हमको देगा, वहां के नागरिक भी हमको ऋण दे सकते हैं, ठीक है। उन्हें बाह्य ऋण कहा जाता है, मतलब कि बाहर का ऋण। बाह्य ऋण विदेशों से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। सबसे पहली बात तो ये है। बाह्य ऋण समानता आर्थिक विकास के लिए लिया जाता है, ठीक है, और विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है के लिए लिए जाते हैं। परंतु कभी कभी देश की विनिमय दर स्थिर रखने के लिए भी बाह्य ऋण लिए जाते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट, विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए भी कभी कभी बाहर से ऋण ले लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि देश में जो जो भी कार्यवाही चल रही है धन से रिलेटेड वो वैसे ही रहे, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि इनका भार कैसे पड़ता है। जैसे आंतरिक ऋणों का भार कुछ भी नहीं पड़ रहा था, ठीक है, वो देश का देश में ही रह रहा था। अब देखते हैं बाह्य ऋणों का भार पड़ रहा है या नहीं। बाह्य ऋणों का मौद्रिक भार धन की उस राशि से मापा जाता है जो ऋणी देश मूलधन और ब्याज के रूप में विदेशी ऋणदाता को देता है, मतलब उसको ब्याज भी देगा और मूलधन भी देगा जो उसने धन ले रखा है, और रियल में वो किसकी मुद्रा में देना पड़ेगा, उसकी देश की मुद्रा में, जिस देश से लिया गया। प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस हानि से मापा जा सकता है जो ऋणी देश में से उतना धन निकल जाने से वहां के नागरिकों को सहन करना होगा, ठीक है। जो भी अब ऋणी देश होगा, जहां से जिस देश ने लिया होगा, यदि ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए अमीर लोगों पर कर लगाया जाता है, ठीक है, तो वास्तविक कर का भार कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर वह निर्धनों से वसूला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण के ब्याज का भुगतान किया जाता तो वास्तविक कर भार बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो टैक्स है वो उसी हिसाब से लगता है। जैसे आयकर लगेगा तो सब पर लगेगा, कोई कम कमा रहा है कोई, लेकिन एक लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया था 5 लाख से ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मैंने आपको बिक्री कर बताया था, बिक्री कर में क्या होता है, आम जनता को वो सबसे ज्यादा वहन करना पड़ता है, ठीक है।